दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण तथा विशेष्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके धातु, पद, कारक या समास। तो इसमें आपको बताना है कि क्रिया के मूल को क्या कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। और दोस्तों धातु जो है ये संस्कृत शब्दों के निर्माण के मूल तत्व हैं। आप देख सकते हैं क्री धातु से बने शब्दों में आप देख सकते हैं संज्ञा कार्य है, ये क्रिया है, विशेषण कर्मठ यानी सक्रिय और क्रिया करोत यानी करना। तो ये क्री धातु से बने शब्द हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। और दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के संयोग से बनने वाले नए शब्द को समास कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्रिया के मूल को धातु कहते हैं और संस्कृत में जो सभी शब्द हैं उनका निर्माण का मूल तत्व धातु होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर व्याकरण। दोस्तों व्याकरण का जो संधि विच्छेद है वो है वी प्लस आ प्लस करण, यानी इसका अर्थ विशेष रूप से आख्यान करना होता है। और व्याकरण किसी भाषा के लिखित और बोलचाल के रूपों को यथार्थतः समझाने वाला शास्त्र होता है। इसमें शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है। तो दोस्तों जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है खाली जगह में कि वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर जो शब्द होता है वो क्या कहलाते हैं। तो सही उत्तर है वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर जो शब्द हैं वो पद कहलाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द जो हैं वो पद कहलाने लगते हैं। और कई पदों का एक साथ वाक्य में प्रयोग होने पर पदबंध कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा कर्ता, कर्म और क्रिया। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लड़का किताब पढ़ रहा है तो लड़का जो है वो कर्ता है, ये संज्ञा है। किताब कर्म है यानी ये भी संज्ञा है। और पढ़ रहा है ये क्रिया है। तो याद रखिएगा लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया का पदबंध है। इसके अलावा दोस्तों आप अब देखते हैं व्याकरण में संज्ञा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को। देखिए आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। ऑप्शन देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो सही उत्तर है व्यक्तिवाचक। अब आपको जानना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा के कई भेद होते हैं। इसमें एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो आप देखिए कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी, गंगा, काशी आदि। राम गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का, काशी कहने से एक शहर का बोध होता है। तो सही उत्तर है आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का व्यक्तिवाचक भेद सूचित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। देखिए 4 ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा पाए।
तो इसमें जो आपसे पूछना है कि इस वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध क्या होगा, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 ताकतवर लोग। आप जान लीजिए कि इसमें संज्ञा पदबंध का सही विकल्प डी होगा, यानी 4 ताकतवर लोग। और पदबंध वाक्य का वो भाग होता है जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं लेकिन पूरा अर्थ देने में असमर्थ हो। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। तो रहीम द्वारा इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में किया गया है वो क्या है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। तो सही उत्तर है संज्ञा के रूप में। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। तो रहीम द्वारा लिखित ये पंक्तियां में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बड़ाई, बड़े, बोले, बोल, बड़े शब्द की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण हुए और बड़े शब्द संज्ञा हुई है। अगला प्रश्न है, द्वार 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 भटकना में प्रयुक्त दुरुक्ति द्वार द्वार क्या है? तो सही उत्तर है द्वार द्वार भटकना में जो द्विरुक्ति है या 2 बार उक्ति है द्वार द्वार का, ये समग्रता प्रकट करने के अर्थ में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। द्वार द्वार संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति है, यानी 2 बार कहा गया है। द्विरुक्ति का अर्थ होता है दोहराना, एक उक्ति को बार बार उच्चारित करना, इसको द्विरुक्ति कहते हैं। इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है और प्रस्तुत वाक्य में द्वार द्वार द्विरुक्ति का प्रयोग समग्रता प्रकट करने के अर्थ में हुआ है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जब आप देखेंगे तो पारस्परिक संबंध बताने वाले के अर्थ में भाई भाई का प्रेम हो जाएगा। अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में दाने दाने का मोहताज, काले काले बाल। भेद बताने के अर्थ में रंग रंग के फूल, नए नए खेल। एक जाति के होने के अर्थ में छोटे छोटे लड़के। अभाव के अर्थ में छोटी छोटी वस्तु या फीका फीका रंग। और निश्चय के अर्थ में आएगा जाएगा। ये महत्वपूर्ण शब्दबंध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दीपक ने कहा। दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता है। इस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है कि वह कल नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें संज्ञा उपवाक्य का विकल्प हो जाएगा दीपक ने कहा कि जो है संज्ञा उपवाक्य का जो अर्थ हो जाएगा वो जो आश्रित उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य वो है जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार करे। तो इस उपवाक्य में कि पूर्व की का प्रयोग होता है। तो इसमें सही उत्तर आपको ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा कि वह कल नहीं आ सकता है और ये कर्म या पूरक का कार्य करता है। तो जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार करे उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो जान लीजिए, विश्लिष्ट कहा जाता है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को। देखिए, हिंदी व्याकरण में विभक्तियों का प्रयोग विधि निश्चित है। हिंदी में 2 तरह की विभक्तियां हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात अलग अलग रहती हैं, जैसे राम ने। और सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट होती हैं, जैसे उसका, तुमको। तो यहाँ राम के साथ विभक्ति ने अलग लगा है, लेकिन सर्वनाम में उसका, तुमको एक साथ प्रयुक्त होती है। तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है क्योंकि ये अलग अलग रहती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। इसमें जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो सही उत्तर है जातिवाचक। दोस्तों, कुछ व्यक्तियों में कुछ विचित्र गुण होते हैं या वे दुर्लभ गुणों के कारण उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग के सामने आ जाता है और ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह शब्द सुनते ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आता है। जैसे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, विभीषणों से बचो, कलयुग में भी हरिश्चंद्र की कमी नहीं है
और वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जान लीजिए कि जयचंद विश्वासघात, विभीषण देशद्रोही, एकलव्य गुरु भक्ति के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तप, तीर, भरत या चिंता? तो सही उत्तर है चिंता। दोस्तों जिस शब्द में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, क्रोध, चिंता, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन इत्यादि ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अमीर, गरीब, भिक्षुक या अमीरी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अमीरी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमीरी दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अमीरी शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अमीर, गरीब तथा भिक्षुक जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे बूढ़ा, लड़का, मित्र, पंडित ये जातिवाचक संज्ञा हैं। जबकि बूढ़ा के अर्थ में बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता और पंडिताई ये भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो सही उत्तर है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा प्रायः 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण राष्ट्रीयता हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो सही उत्तर है सुंदरता और सौंदर्य। ये दोस्तों सुंदर की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ए और बी दोनों हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सुंदर की भाववाचक संज्ञा सुंदरता और सौंदर्य दोनों होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दासत्व जो है ये भाववाचक संज्ञा है। और आप जानते हैं भाववाचक संज्ञा से व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है कौन सी? देखिए त्रिपिटक, भारत, लेखक और गंगा इनमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो सही उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है लेखक नहीं है, क्योंकि लेखक आप जान लीजिए कि ये जातिवाचक संज्ञा है। त्रिपिटक, भारत और गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है, जैसे सिंधु, अमेरिकी, सोमवार और दीपावली। और जातिवाचक संज्ञाएं जैसे जुलाहा, ठग, प्रोफेसर और वर्षा ये जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, इस वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य क्या है? तो ऑप्शन देखिए, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक या इच्छावाचक। तो सही उत्तर है निषेधवाचक, यानी नकारात्मकता का बोध होता है। जिस वाक्य से किसी बात को या कार्य के न होने का बोध होता है वो निषेधात्मक वाक्य होता है, और इस वाक्य में निषेधात्मक वाक्य प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का विकल्प है। देखिए भीड़, मीठा, दूध और पर्वत। तो सही उत्तर है भीड़। दोस्तों भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि दूध, पर्वत, मीठा, दूध द्रव्यवाचक, पर्वत जातिवाचक और मीठा भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा के बाद आइए सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, कतिपय हिंदी व्याकरणों ने संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो सही उत्तर संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग सर्वनाम के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यानी सर्वनाम को कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा का प्रतिनिधि कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। देखिए मैं, हम सब, आप सब या यह। तो सही उत्तर है आप सब। दोस्तों
आप सब जो है ये पुरुषवाचक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और आप यहाँ विस्तार से देख सकते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष में मैं, हम और हम लोग आते हैं, मध्यम पुरुष में आप सब, तुम और तू आते हैं, और अन्य पुरुष में वह, ये, वे और यह आते हैं। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के जो हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के उदाहरण थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जान लीजिए कि श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, मध्यम पुरुष में पाठक या श्रोता आता है, और अन्य पुरुष में अन्य लोग आते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा आता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा, और अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ए, इसे, इसको, उसे, उसको शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम के अंतर्गत किया जाता है? देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो आप उत्तर देखकर बता सकते हैं, विकल्प देखकर, कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, और जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ इत्यादि। अगला प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, आपको बताना है। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक? तो सही उत्तर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में संबंधवाचक सर्वनाम है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, यह काम मैं आप कर लूँगा पंक्तियों में आप क्या है? आप देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम? तो सही उत्तर है, यह काम मैं आप कर लूँगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप होता है, और निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्न अर्थों में होता है। एक तो निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। सर्वसाधारण के अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है, और अवधारण के अर्थ में कभी कभी आपके साथ ही जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। देखिए, आपको कोई परेशानी तो नहीं, इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद प्रयुक्त हुआ है? तो उत्तर है निजवाचक। दोस्तों, आप जो है निजवाचक सर्वनाम का भेद है। उपर्युक्त वाक्य के आधार पर विकल्प ए सही है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निजवाचक सर्वनाम में निज, आप, अपने आप, स्वयं, खुद और स्वतः जो है ये प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयात्मक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या है? वह, उन, उस या उन्हें? तो सही उत्तर है वह। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयात्मक सर्वनाम का अविकारी रूप वह होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? देखिए, कौन, कोई, उसने और 10 गुना, इसमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10 गुना। दोस्तों, 10 गुना विशेषण है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, और ये सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। सर्वनाम के बाद आइए देखते हैं क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में आए क्रिया के भेद का सही विकल्प हो। योग करके वह टहलने जाएगी, इसमें कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? नाम धातु, संयुक्त, प्रेरणार्थक या पूर्वकालिक? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्वकालिक। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है, और जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तब पहली क्रिया को पूर्णकालिक कहते हैं। तो आप देखिए, पूर्वकालिक कहते हैं। योग करके वह टहलने जाएगी, इसमें पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है।
अगला प्रश्न है कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इस दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों की विशेषता क्या है? देखिए विशेष क्रियापदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 7 या 8? तो सही उत्तर है 8। इस दोहे में जो क्रियापद हैं उनकी संख्या 8 है और ये दोहा रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित है, जो कि अंत्यानुप्रास अलंकार तथा संयोग श्रृंगार रस का अद्भुत उदाहरण है। इसमें क्रियापदों का विवरण जो है निम्न प्रकार है। कहत मतलब कहते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं। नटत मतलब नाही करते हैं। रीझत मतलब प्रसन्न होते हैं। खिझत का मतलब खींचते हैं, रंजीदा होते हैं। मिलत का अर्थ है मिलते हैं। खिलत का अर्थ पुलकित होते हैं। लजियात का अर्थ है शर्माते हैं या लजाते हैं। और नेत्र के इशारे से परस्पर बातचीत करते हैं। तो इसमें कुल 8 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं और इस दोहे में कवि ने उस स्थिति को दर्शाया है जब भरी भीड़ में दो प्रेमी बातें करते हैं और उसका किसी को पता तक नहीं चलता। ऐसी स्थिति में नायक और नायिका आंखों ही आंखों में रूठते हैं, मनाते हैं, मिलते हैं, खिल जाते हैं और कभी कभी शर्माते भी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें आप देखिए मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं अपने घर में रहूँगा, स्वस्थ होना है तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी और लड़का प्रसन्न होकर चलता बना। तो इन सभी में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं अपने घर में रहूँगा, इसमें संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आप देख लीजिए कि जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। और संयुक्त क्रिया में प्रायः पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। विकल्प बी में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, अन्य विकल्पों में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है कौन सी क्रिया है? तो सही उत्तर है ये अकर्मक क्रिया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है वाक्य में उड़ रही अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कर्ता यानी चिड़िया द्वारा स्वयं क्रिया यानी उड़ना संपन्न कराया जा रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हुई है। अगला प्रश्न है उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या है? तो सही उत्तर है उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है उठना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप उठना है। दौड़ना, सोना, रोना, लजाना इत्यादि अकर्मक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। देखिए काटना, बोना, धोना या रोना। तो सही उत्तर है रोना। यहाँ पर देखिए रोना जो है ये अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पद के परिचय वाला सही विकल्प चुनिए। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। इसमें कौन सा जो है तरस गया में कौन सा विकल्प सही है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, विशेषण, हर्षबोधक अव्यय या क्रिया? तो सही उत्तर है क्रिया। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपर्युक्त वाक्य का पद परिचय इस प्रकार है। अपने मतलब विशेषण, गांव की मतलब विशेष और जातिवाचक संज्ञा, मिट्टी मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा, मैं तरस गया और ये क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं चला। देखिए इसमें जो ऑप्शन है आपके पास, मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है या लड़की सिल रही है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, लड़की सिल रही है। यहाँ पर विकल्प डी में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, अन्य विकल्पों में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है? दौड़ना, हंसना, पढ़ना और आना। तो पढ़ना दोस्तों ये सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो करता करता है परंतु फल दूसरे पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया होती है। पढ़ना एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है और जिस क्रिया के व्यापार का संचालन करता करता है लेकिन फल जो है ये दूसरे पर पड़ता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। तो ऐसी स्थिति में पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? देखिए लिटाना, सीखना, बुलाना या जगाना। तो सही उत्तर है सीखना।
यहाँ पर कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को करने की प्रेरणा देता है अथवा करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया के दो भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। लिटाना, बुलाना और जगाना प्रेरणार्थक क्रिया हैं, जबकि सीखना मूल क्रिया है। इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया सिखाना तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया सिखवाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया पदबंध का उचित विकल्प है। देखिए, अब कमरा खोला जा सकता है, इसमें क्रिया पदबंध का उचित विकल्प क्या है? खोला, खोला जा सकता है या अब कमरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, खोला जा सकता है। आप देख सकते हैं इस वाक्य में खोला जा सकता है वाक्यांश क्रिया पदबंध का उदाहरण है। क्रिया पदबंध अनेक क्रियापदों से मिलकर बनता है। जब कई क्रियाएं मिलकर एक क्रियापद का निर्माण करती हैं तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। क्रिया के बाद आइए देखते हैं व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जो है विशेषण और विशेष्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, राम की गाय बहुत काली है, इस वाक्य में काली शब्द क्या है? तो उत्तर है सर्वनाम, क्रिया विशेषण या प्रविशेषण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। राम की गाय बहुत काली है, इस वाक्य में काली विशेषण है और बहुत जो है ये प्रतिवेशण है। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है और ये विशेषण के पहले आता है। तो राम की गाय बहुत काली है, इसमें काली शब्द जो है विशेषण है, जबकि बहुत शब्द ये प्रविशेषण के अंतर्गत आता है और ये विशेषण के पहले आता है, उसको प्रविशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प है। देखिए, वृक्षों की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। तो इसमें आपको बताना है सही विशेषण पदबंध क्या है। तो उत्तर है बहुत सुख। आप देख लीजिए इस वाक्य में विशेषण पदबंध बहुत सुख है। संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है और वृक्षों की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला, ये बहुत सुख विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही युग्म पहचानना है। काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का या फिर उड़ता हुआ चिड़िया। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुबला पतला लड़का। दुबला पतला गुणवाचक विशेषण है, ये दशा का बोध कराता है, इसलिए दुबला पतला लड़का सुमेलित है। विकल्प ए में टोपी के साथ काली विशेषण का, विकल्प बी में पत्ता के साथ सुनहरा विशेषण का प्रयोग उचित होगा और डी में क्रिया का प्रयोग लिंग के अनुसार नहीं किया गया है, उड़ती हुई चिड़िया आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण क्या है? देखिए, प्रपंच, सरपंच, पहुंच या पांचवा। तो सही उत्तर है पांचवा। आप देख लीजिए पांचवा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? देखिए, चौगुना, चौथा, चारों या चार। तो सही उत्तर है चारों। आप देख लीजिए दोस्तों, चारों में समुदायवाचक विशेषण है, इसे समूहवाचक विशेषण भी कहते हैं और ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार में आता है। इसके भेद में आप देखिए, गणनावाचक विशेषण में 1, 2, 3, क्रमवाचक विशेषण में पहला, दूसरा, तीसरा, आवृत्तिवाचक विशेषण में दुगुना, तिगुना, चौगुना, समुदायवाचक विशेषण में दोनों, तीनों, चारों और प्रत्येक बोधक विशेषण में प्रत्येक यानी हर एक शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा लड़का कहाँ गया, इस वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? तो सही उत्तर है दूसरा जो है दोस्तों ये क्रमवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सब पेड़ में दोस्तों सब जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो।
यहाँ पर देखिए, अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है, इसमें विशेषण कौन सा विशेषण का भेद है? तो सही उत्तर है गुणवाचक विशेषण। अभिमानी में गुणवाचक विशेषण है और आप देख लीजिए कि अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है, इसमें अभिमानी शब्द में गुणवाचक विशेषण है। भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दुष्ट, शांत और सीधा इत्यादि शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्साह शब्द का विशेषण क्या है? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्साह शब्द के अंतर्गत उत्साहित विशेषण आता है। उत्साह शब्द का विशेषण उत्साहित हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, बच्चों ने खाना खाया, और चौथा है माँ ने कहा और रोटी लो। तो इसमें किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखिए, विकल्प सी, बच्चों ने खाना खाया, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प ए में बहुत भूखे विशेषण विशेष्य के रूप में, विकल्प बी में गर्मा गर्म विशेषण के रूप में, और विकल्प डी में और विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जबकि बच्चों ने खाना खाया, इसमें किसी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है। देखिए, विष विषैला, पिता पैतृक, आदि आदिम और प्रांत प्रांतिक। तो यहाँ पर देखिए, प्रांत और प्रांतिक सही नहीं है, क्योंकि प्रांत प्रांतिक संज्ञा विशेषण जोड़ी सही नहीं होगा, और प्रांत का सही जो विशेषण है वो प्रांतीय हो जाएगा। विष का विषैला सही है, पिता का पैतृक सही है, और आदि का आदिम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है? आपको बताना है। परिमाण बोधक विशेषण कौन है? भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती या कम आमदनी। तो अगर जो परिमाण के आधार पर देखा जाए तो कम आमदनी ये परिमाण बोधक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल का बोध होता है वे परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक, और डी में कम जो है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण है? शैशव, माधुर्य, आर्थिक या बचपन। तो सही उत्तर है आर्थिक। दोस्तों, आर्थिक शब्द विशेषण है। शैशव, माधुर्य और बचपन ये सब संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? देखते हैं। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, और आज शाम को मत आना। तो इसमें लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ये आप जान लीजिए कि क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है, और जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, मात्रा इत्यादि का बोध होता है। और प्रस्तुत वाक्य लड़का रोते रोते घर पहुंचा में रोते रोते क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न है, बहुत से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पदबंध है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है क्रिया विशेषण पदबंध। तो देखिए, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में क्रिया विशेषण पदबंध है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले पद समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। और आप देख लीजिए, पद और पदबंध में मुख्य अंतर ये है कि पद वाक्य में प्रयुक्त एक ही शब्द होता है, जबकि पदबंध कई शब्दों से बने एक वाक्यांश जैसा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसमें कौन सा उपवाक्य है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण उपवाक्य। दोस्तों, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि ये वाक्य क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है, किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है?
तो सही उत्तर है किसी न किसी तरह में क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि जो पदबंध क्रिया की विशेषता बताते हैं वहाँ पे क्रिया विशेषण की भांति कार्य करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे जहाँ जहाँ वह जाता है मैं भी जाता हूँ, जब आंधी आई तब वे एक घर में छुप गए। इनमें जब, जहाँ जहाँ या जब आंधी आई, यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध है। जहाँ या जब आदि से प्रारंभ होने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द किसे कहते हैं? बताइए, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द किसे कहते हैं? तो सही उत्तर है क्रिया विशेषण। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए। जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं, इसमें कौन सा उपवाक्य प्रयुक्त हुआ है? कालसूचक, संज्ञा उपवाक्य, स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य या परिमाणवाचक उपवाक्य? तो सही उत्तर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं, इस वाक्य में कोष्ठक युक्त पद में स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। और आप अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण को देखेंगे तो कालवाचक में आज, कब, अब, अभी निरंतर आता है। स्थानवाचक में यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे। और परिमाणवाचक में न्यूनता बोधक यानी थोड़ा और जरा, आप देखिए। और पर्याप्त बोधक में बस, केवल, काफ़ी। और तुलना बोधक में जितना, कितना, उतना। अधिकता बोधक में अधिक, खूब, बहुत। और श्रेणी बोधक में बारी बारी या एक 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 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? 4 उपवाक्य दिए गए हैं। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई और मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। इसमें से इन मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए ये विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। इसमें विशेष्य का चयन कीजिए। सीता, हनुमान, सागर या आकाश? तो सही उत्तर है इस वाक्य में विशेष्य जो है सागर है। सागर विशेष्य है और अगाध विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं और विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है आपको बताना है। मेजपोश, मिठास, सौतेला और सरलता? तो सही उत्तर है सौतेला। सौतेला शब्द जो है विशेषण है। एक पिता और 2 माता की संतानों का आपसी संबंध या दोनों पत्नियों के आपसी संबंध को सौतेला या सौत कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। देखिए, उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं हैं, तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो सही उत्तर है परिमाणवाचक विशेषण। उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं हैं। वाक्य में कोष्ठक में जो कुछ भी है वो परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण है जो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। और आप परिमाण बोधक विशेषण में 2 प्रकार के विशेषण होते हैं, एक अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण और दूसरा निश्चित परिमाण बोधक। अनिश्चित में बहुत पानी, सब दूध, पूरा आनंद। और निश्चित परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत 2 सेर घी, 20 गज जमीन, 15 हाथ कपड़ा शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पद के परिचय वाला विकल्प चुनिए। वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया, इसमें कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है?
तो सही उत्तर है विशेषण। देखिए कोष्ठ में दिए गए परिचय वाला विकल्प जो है ये है आपका विशेषण। राम की वीरता को प्रदर्शित कर रहा है, वीर विशेषण शब्द है जबकि राम विशेष्य हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वीर जो है कोष्ठक वाला शब्द है ये विशेषण है और राम विशेष्य हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आप जान लीजिए कि जो महत्वपूर्ण खंड हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और विशेष्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको आपने सॉल्व किया है। आगे के वीडियो में हम वर्तनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।